हेलो बच्चों, हाउस द जोश। आई होप एवरीवन्स जोश इज़ वेरी हाई। सो बच्चों, आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर फ्लोटिंग बॉडीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वही आपको पता है फ्लोटिंग बॉडीज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, देन हम पढ़ेंगे बायंसी के बारे में, देन हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देन हम उसके साथ में पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में, देन हम देखेंगे कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है और सिंक कब करता है। इन सारे टॉपिक्स के साथ में हम अपना ये वाला चैप्टर फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, योर फर्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? तो भाई प्रेशर का बेसिक सा फॉर्मूला है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लगाएंगे और वो पर यूनिट एरिया होगा, मींस कि हम किसी एक स्पेसिफिक एरिया पर हम फोर्स लगाने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमें चीज़ मिलेगी वो क्या मिलेगी? प्रेशर होगा। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। तो जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे, हमें प्रेशर निकालना है, तो उसमें जो हमारा डाटा आएगा उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 पास्कल भी कहते हैं, और 1 पास्कल को हम 1 पा से भी डिनोट करते हैं। इतना क्लियर है बच्चा? इसी के साथ में आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि भाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। तो भाई यहाँ पे जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया के। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा, और अगर हम एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा। भाई इसके बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे हम स्कूल बैग्स को हम जनरली देखते हैं, तो स्कूल बैग्स के वाइड स्ट्रैप्स होते हैं। अब वो वाइड स्ट्रैप्स क्यों होते हैं? कि जितने ज़्यादा चौड़े स्ट्रैप्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा एरिया होता जाएगा, और जितना ज़्यादा एरिया तो हमारा प्रेशर उतना ही हमारे कंधों पर, शोल्डर्स पर कम लगेगा। सेकंड, हम लोग देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर्स के वाइड टायर्स होते हैं, आपको याद रखना है कि वाइड टायर्स भी ट्रैक्टर्स के इसी वजह से रखे जाते हैं कि उनका एरिया ज़्यादा हो जाए और प्रेशर कम लगे, जिसकी वजह से वो कहीं भी किसी भी क्रॉप फील्ड में अंदर धसे नहीं। बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल, जो भाई तुम्हारी नीडल की शार्प टिप होती है वो इसी वजह से रखी जाती है बिकॉज एरिया कम हो जाए और प्रेशर ज़्यादा हो जाए। देन उसके बाद हमने देखा है कि जो नाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प रखा जाता है। सेम फॉर दिस थिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसका एक और नाम होता है विच इज़ नोन एज थ्रस्ट। तो भाई अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो उसको मैंने थ्रस्ट के नाम से कह दिया। तो मतलब मेरा प्रेशर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा विच इज़ प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया। और सेम, थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स जिसको हम न्यूटन से डिनोट करेंगे, एंड एरिया मीटर स्क्वायर मींस 1 पास्कल, अगेन 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो आई होप इतना आपको डाटा क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब हम करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो भाई फ्लूइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ईजिली फ्लो कर लेते हैं। अब फ्लो कर लेते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। ठीक है, चलिए। तो आपको याद एक और चीज़ रखनी है कि जो फ्लूइड्स होते हैं ना वो ऑल डायरेक्शन मीन्स हर डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम देखें, ये एक बीकर है और इसके अंदर पानी ऐसे ऐसे करके भरा हुआ है। अब जो ये पानी है ये इस तरफ भी फोर्स लगा रहा होगा, इस तरफ भी फोर्स लगा रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा होगा। भाई हम लोग जनरली देखते हैं जब हम लोग नहाने जाते हैं तो जो मग होता है, जैसे हम पानी के अंदर ले जाते हैं तो भाई उसके ऊपर जो वाटर है चारों तरफ से फोर्स लगाता है। दोनों तरफ से लेफ्ट एंड राइट से फोर्स लगाएगा, एज वेल एज डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन से भी फोर्स लगाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विच इज़ बायंसी। तो भाई बायंसी होती क्या है बच्चा? ये एक वाटर की टेंडेंसी होती है जिसमें वो कंटिन्यूसली अपवर्ड फोर्स लगाता रहता है। ये क्या है? वाटर की टेंडेंसी है, वाटर की हैबिट है जिसमें वो कंटिन्यूसली अपवर्ड फोर्स लगाता रहता है। जैसे
भाई अपन लोग नहाने जब जाते हैं तो जो मग ऐसे हम लेते हैं और उसे नीचे की तरफ पुश करते रहते हैं। भाई नीचे जब वो करीबन इतना नीचे आ जाता है और जब हम उसे छोड़ते हैं तो धीरे धीरे करके अपने आप ऊपर आ जाता है। क्यों ऊपर आ जाता है? तो बेसिकली जो तुम्हारा लिक्विड है ना, वो नीचे से ऐसे बायंट फोर्स लगा रहा है। जो तुम्हारा अपवर्ड फोर्स है उसे हमने क्या कहा यहाँ पर? बायंट फोर्स का। लिक्विड की जो टेंडेंसी होती है वो होती है बायंसी। अब जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है उस फोर्स का नाम होता है बायंट फोर्स। कौन लगा रहा है इस केस में? इस केस में लगा रहा है लिक्विड। लिक्विड में भी कौन लगा रहा है? वाटर लगा रहा है। इतना क्लियर हुआ? ओके बच्चा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, विच इज़ कि जितना ज़्यादा हम डेप्थ करते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम डेप्थ करते जाएंगे, उतनी ही हमारी बायंट फोर्स कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि जो बायंट फोर्स है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स। उन दोनों फैक्टर्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट फैक्टर विच इज़ वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज, मीन्स आपका कितना ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है। अगर मेरा बहुत अमाउंट में ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है तो भाई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बायंट फोर्स लग रही होगी। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ही पानी के अंदर है तो भाई उस पर बहुत कम बायंट फोर्स लग रही होगी। एंड द सेकेंड फैक्टर इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मतलब कि भाई जिस पानी में हमने अपने ऑब्जेक्ट को डाला है उसकी डेंसिटी कैसी है। चलिए तो बात करते हैं। भाई आप मुझे एक आंसर दीजिए विच इज़ कि नॉर्मल वाटर है और एक तरफ सी वाटर है, तो भाई इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, सी वाटर की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? बिकॉज इसके अंदर भाई हमारा NaCl पाया जाता है। NaCl मतलब भाई सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को और क्या कहते हैं? अरे ये वही है जो घरों में इस्तेमाल होता है, कॉमन सॉल्ट। याद आ रहा है? ओके आयनिक कंपाउंड याद आ रहा है? गुड। चलिए अगर सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और नॉर्मल वाटर की डेंसिटी कम है तो हम इजीली फ्लोट किस पे कर पाएंगे? हम इजीली फ्लोट कर पाएंगे सी वाटर के अंदर। सर एग्जांपल दीजिए सर जिसके अंदर हम इजीली फ्लोट कर पाए। कौन सा सर ऐसा सी है? तो भाई आपको याद आना चाहिए डेड सी। डेड सी एक ऐसा सी है जिसमें अगर आप जाके सिंपल लेट जाते हैं तो आप अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे और फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके बिकॉज इसके अंदर जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ओशन सीज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलिए अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज भैया ने हमारे क्या कहा? आर्किमिडीज भैया कहते हैं कि अगर मैं एक बीकर लेता हूँ और उसको पूरा ऊपर तक मैंने पानी से भर दिया, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और मैंने उसको इसके अंदर ऐसे डुबाना स्टार्ट कर दिया, तो इसके ऊपर नॉर्मल सी बात है एक बाइंड फोर्स तो लिक्विड लगा ही रहा होगा। लेकिन वो बाइंड फोर्स कितनी होगी? तो जैसे ही हमने इसे पूरा ऊपर तक भर के रखा था, जब हमने इसको ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुश किया तो पानी बाहर निकला होगा। अब पानी जितना बाहर निकला उसका वेट जो होगा वो इस बाइंड फोर्स के इक्वल होगा। तो इन्होंने हमसे क्या कहा? इन्होंने हमसे कहा कि भाई बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द weight of liquid displaced by that object। मतलब कितना पानी बाहर फेंका है उसने, जितना पानी वो बाहर फेंकेगा उसका वेट कर लेंगे तो भाई उसका वेट के इक्वली तुम्हारा बाइंड फोर्स होगा। तो मतलब हम पता लगा सकते हैं कितना बाइंड फोर्स इसके ऊपर लगा है। क्लियर है? ओके ओके चलिए बात कर लेते हैं कि भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। तो भाई आप लोगों को याद होना चाहिए, फर्स्ट इसका एप्लीकेशन होने वाला है कि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? सेकंड वन, हम लोग हाइड्रोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमीटर्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं? जिससे हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स पता लगा सकें। क्लियर है? देन थर्ड, हम लोग लैक्टोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर के आसपास जो डेयरी होगी, जाना उनसे पूछना कि भैया लैक्टोमीटर है, तो लैक्टोमीटर बेसिकली हमें प्योरिटी ऑफ मिल्क के बारे में बताता है।
क्लियर है। और ये तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एंड द लास्ट भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम लोग शिप्स को डिज़ाइन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज सबमरीन्स को डिज़ाइन करने के लिए भी। क्लियर है। चलिए देन आगे बढ़ते हैं बच्चा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक। कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो भाई डूबते क्यों हैं और तैरते क्यों हैं। मस्त है ना। चलो सीखेंगे इसके अंदर, शिप की बात भी करेंगे, बोट्स की बात भी करेंगे, अलग अलग कंसेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई पहली चीज़ हमने बाइंड फोर्स पढ़ा था। लिक्विड है वो अपवर्ड फोर्स लगाता है, उसका नाम हमने बाइंड फोर्स रख दिया है। लेकिन भाई बायंड फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, अगर वो इक्वल है तुम्हारे ऑब्जेक्ट के वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो भाई तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो तुम्हारा फ्लोट करेगा। क्लियर है। चलिए अब फ्लोट कैसे करेगा। तो भाई ये हमारा बीकर, ये हमने पानी भर रखा है और ये बिल्कुल ऐसे सरफेस से फ्लोट करेगा। मतलब आपको सरफेस पे हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा अपना ऑब्जेक्ट, और बाकी पूरा का पूरा पानी के नीचे होगा। क्लियर है। तो ये भाई फर्स्ट केस हो गया कि ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट करेगा। सेकंड केस भाई, अगर बायंट फोर्स तुम्हारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, कि भाई जो ऑब्जेक्ट का वेट है उससे बायंट फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो सोच के देखो कि यार बीकर ये रहा, पानी ये रहा, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो भाई जब नीचे ज़्यादा फोर्स लगेगी और वेट कम है तो ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा ना। भाई अगर नीचे से ज़्यादा फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा ना, तो ऑब्जेक्ट ऐसे हमारा बिल्कुल ऊपर फ्लोट करेगा। क्लियर है। चलिए एंड द थर्ड भाई, अगर हमारा जो बायंट फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो लेस देन है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर नीचे से फोर्स ही कम लग रहा है तो ऑब्जेक्ट नीचे धीरे धीरे आता जाएगा और यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब ऊपर की दो कंडीशन में तो भैया हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, लेकिन लास्ट कंडीशन में क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट डूब गया। केस क्या था, जब बायंट फोर्स लेस देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अंदर ना बड़ी सही चीज़ कही गई है। इन्होंने कहा जो ऑब्जेक्ट का वेट है अगर वो इक्वल है जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है। लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, अगर लिक्विड डिस्प्लेस जितना हो रहा है उसका वेट तुम्हारे ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है तो ऑब्जेक्ट है ना तुम्हारा फ्लोट कर जाएगा। कैसे भाई, अगेन हमने एक बीकर लिया और ये पूरा का पूरा ऊपर तक फिल था, मैंने अपना कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट ऊपर रखा, तो भाई जैसे ही ऊपर रखा पानी कुछ ना कुछ ऐसे बाहर निकला होगा। अगर मैंने इस पानी का वेट किया और इस पानी का वेट इस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल आया तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट करने वाला है। क्लियर है इतना। ओके तो अब बात करते हैं कि सर ये तो बताइए सर कि जो बोट है, सर जो शिप है, सर ये फ्लोट कैसे करती हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। भाई आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो बोट का शेप होता है ना कुछ ऐसे करके होता है, और जैसे ही तुम्हारी बोट पानी में ऐसे करके उतारी जाती है तो कुछ पानी तो इधर की तरफ ऐसे फिक जाता है, कुछ पानी इधर की तरफ चला जाता है। क्यों गया, बिकॉज इसका कुछ ना कुछ तो वेट था, और जितना वेट था उतना ही लिक्विड ऐसे अगल बगल डिस्प्लेस कर दिया इसने, और वो दोनों इक्वल थे, तो इस वजह से तुम्हारी बोट तैर रही है, तुम्हारी बोट फ्लोट कर रही है। लेकिन शिप के अंदर क्या है बच्चा, शिप के अंदर भी सेम चीज़ हो रही है, जो यहाँ पे हो रहा है ना वही सेम चीज़ यहाँ हो रही है। लेकिन एक चीज़ आपको और याद रखना है कि यार जो शिप होती है ना वो आयरन एज वेल एज स्टील से मिलके बनी होती है। ठीक है। अब देखो ये बड़ी सी शिप है। क्लियर है। अब तुम लोग तो यहाँ खड़े हो मस्त आराम से घूम रहे हो, लेकिन जो शिप का बेस होता है ये पानी के अंदर होता है ना। ठीक है। अब ना जो शिप का बेस है ये नीचे से हॉलो होता है। अगर ये हॉलो है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, एयर प्रेजेंट होगी, और एयर की डेंसिटी वाटर से क्या होती है, एयर की डेंसिटी वाटर से हमेशा कम होती है। और अगर एयर की डेंसिटी कम है तो क्या वो नीचे रह पाएगी, कभी नहीं रह पाएगी। मतलब एयर तो अपने आप ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगी, और इसी वजह से एयर हल्की होती है तो भाई शिप तुम्हारा ऊपर की तरफ ऐसे फ्लोट करने लग जाता है, और सिर्फ इतना ही शिप तुम्हारा पानी के अंदर देखने के लिए मिलता है। क्लियर है इतना। ओके तो आप दो चीज़ समझ गए यहाँ से कि
आप दो चीज़ समझ गए यहाँ से कि भाई जो बोट है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में वर्क कर रही है, शिप भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में वर्क कर रही है, एज वेल एज डेंसिटी ऑफ एयर एंड वाटर भी यहाँ पे रोल प्ले करने आ गई हैं। तो चलिए डेंसिटी की ही बात कर लेते हैं। भाई मुझे बताइए सॉलिड ज़्यादा डेंस होता है, लिक्विड ज़्यादा डेंस होता है, या फिर गैस ज़्यादा डेंस होती है? भाई ऑब्वियस सी बात है, आप मुझे कह दोगे सर सॉलिड ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। ओके, डेंस हम बताते कैसे हैं? तो डेंस हम बताते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट का जो तुम्हारा एटम है वो कितना पास पास है। अगर बहुत ज़्यादा पास पास है तो ज़्यादा डेंस है, मतलब ज़्यादा डेंसिटी है। अगर थोड़ा दूर दूर है तो उसका मतलब सर थोड़ा सा कम डेंस है। लेकिन अगर पार्टिकल ही बहुत ज़्यादा दूर दूर चले गए तो सर ये तो बहुत ही कम डेंस है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मतलब कितना मास प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम पर। क्लियर है? मास की यूनिट क्या होती है सर? केजी होती है। सर वॉल्यूम किस में लिया जाता है? मीटर क्यूब में लिया जाता है। तो सर डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है इतना? और कभी कभी हम इसे स्मॉल यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई चलो, तो हमने यहाँ पे बाइंड फोर्स देख लिया, डेंसिटी देख लिया, लेकिन सर क्या डेंसिटी किसी भी चीज़ को फ्लोट कराने में रोल प्ले कर रही है? अभी भी पढ़ा सर, बिल्कुल कर रही है। सर एक बार और बता दीजिए। आइए एक बार और देख लेते हैं, अलग एंगल से देख लेते हैं इस बार। तो भाई आपको याद रखना है कि भाई डेंसिटी ऑफ वाटर या फिर लिक्विड अगर ज़्यादा है किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट से, तो भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? तुम्हारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करता रहेगा। कैसे फ्लोट करेगा? अरे भैया ऑब्जेक्ट का वेट बहुत कम है, डेंसिटी वाटर की बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल ऐसे ऊपर आके फ्लोट करेगा। क्लियर है? सेकंड केस, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हारा इक्वल है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे फ्लोट करने वाला है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करेगा ना वो ऐसे करेगा जैसे जब हमारी बाइंड फोर्स और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल हुआ करते थे। थर्ड केस, सर अगर डेंसिटी हमारा सर कम हो जाए ऑब्जेक्ट के वेट से, सर उस टाइम पे क्या होगा? तो भैया ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी है तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आके गिर जाएगा, मींस ये तुम्हारा सिंक हो जाएगा। और साथ में ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं? ये दोनों ऑब्जेक्ट तुम्हारे फ्लोट कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो बच्चा यहाँ पे आपके सारे के सारे टॉपिक्स फिनिश होते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दोगे इस वीडियो के खत्म होने के बाद। ठीक है? फॉर एग्जांपल भाई एक ब्रिक है, ठीक है, और ये ब्रिक हमने ऐसे करके खड़ी कर रखी है। अगर ये ब्रिक ऐसे करके खड़ी हो रखी है तो भाई इस टाइम पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा, या फिर जब हम ब्रिक को ऐसे लेटा देंगे तो भाई इस टाइम पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है? इस टाइम पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। आप मुझे बताओगे। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, भाई वाटर की डेंसिटी क्या होती है? वाटर की डेंसिटी क्या होती है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाओगे। क्लियर है? देन अब मुझे थर्ड, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। भाई एक मैन है जिसका मास दे रखा है 60 kg। भाई मास ऑफ मैन है 60 kg, और भाई 1 फुट से वो अपने ग्राउंड पर एरिया कवर कर रहा है 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है? मास ऑफ मैन इज 60 kg, 1 फुट से एरिया कवर कर रहा है 2 मीटर स्क्वायर। तो भाई अगर वो दोनों फुट से खड़ा होता है ज़मीन के ऊपर तो भाई वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ग्राउंड पर? क्लियर है? तो भाई ये 3 क्वेश्चन। फर्स्ट, ब्रिक ऐसे खड़ी हुई तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, या फिर जब ऐसे लेटी हुई तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। सेकंड, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है। थर्ड, मास ऑफ मैन 60 kg है, अगर वो 1 फुट पे खड़ा हुआ है 2 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है तो दोनों फुट पे खड़े होने पर वो ग्राउंड पर कितना प्रेशर लगाएगा। क्लियर है? सो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि भाई आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टिल कोई डाउट रहता है तो मुझे बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, अलग एग्जाम्पल के साथ मैं आऊँगा। थैंक यू सो मच बच्चा।